बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है, खैरियत है? ठीक है। पर्चा कैसा हुआ? अच्छा हुआ? पर्चा इससे ज़्यादा अच्छा हो सकता था, लेकिन ये कि इतना जो समराइज करने में थोड़ी मुश्किल हो गई। तो बस टू द पॉइंट था, लेकिन इतना कुछ था कि सही। हम लोग उनके इतने सालों से हाथ से लिखने की आदत नहीं, कंप्यूटर फ्रेंडली हो गए, तो वो भी हमारा मिस्टेक है। ये भी इंशाल्लाह। आज मैं देख रहा था कि वो सबके बैग्स वैग्स ले लिए जाते हैं और अजीब सी फिजा होती है। मुझे उसी अमल से गुजारा जाता है जिस अमल से बच्चों को गुजारा जाता है। इंशाल्लाह तब्दील हो जाएगा ये सब, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। ठीक है। अच्छा, हम अब आज का सेशन हमारा 3 बजे तक है। 3 बजे इंशाल्लाह आज कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगले जो 3 सेशंस हैं इंशाल्लाह, क्योंकि अब जो थर्ड आर्ली है, हाँ अच्छा, आवाज़ इंशाल्लाह आनी शुरू हो जाएगी। आप ज़ोर से सुने, ठीक है? तो थर्ड आर्ली से पहले अब 3 सेशंस, 3 क्लासेस हैं थर्ड आर्ली से पहले, ठीक है? तो जो तीनों क्लासेस हैं थर्ड आर्ली से पहले, वो थोड़ी सी लंबी हैं। वो हर क्लास जो है वो समझिए कि 1.5 क्लास है। यानी आपकी एक क्लास में 2 सेशंस होते हैं ना, तो अब हर क्लास में 3 सेशंस होंगे। तो 12 बजे से कोई 4:15 बजे तक वाली क्लास होगी, जो नेक्स्ट 3 क्लासेस हैं इंशाल्लाह, ठीक है? क्योंकि उसके बाद आपका थर्ड आर्ली है, ठीक है? नहीं, 3 हो रही हैं, ठीक है? तीनों क्लासेस इस तरह होंगी, ठीक है? आज की क्लास 3 बजे तक है, लेकिन नेक्स्ट 3 क्लासेस जो हैं वो इस तरह हैं, ठीक है? हाँ, 3 क्लासेस हो रही हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैं पॉसिबल नहीं हो रहा, हाँ पॉसिबल नहीं हो रहा, ठीक है? अच्छा, अब हम आज के उस पे आ जाते हैं। जो हमारे कुछ पॉइंट्स जो रह गए थे, मैं ज़रा उस पे बात कर लेता हूँ। देखिए, ये जो आपका आर्ली पेपर है ना, इसको भी आप एक एक्टिविटी की तरह लिया करें। आपके लिए एक रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी है, जिसमें आपको एक केस दिया गया है या एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसके नतीजे में आप कुछ रिफ्लेक्ट करेंगे, अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे और अपनी ख्यालात को प्रेजेंट कर देंगे। पेपर से पहले और पेपर के बाद जो आपकी अपनी असल में जो पेपर होता है ना, मैं फॉर्मल एग्ज़ाम्स के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन अगर फॉर्मल एग्ज़ाम को एक एडल्ट स्टूडेंट जो है वो एक एक्टिविटी के तौर पे, एक चैलेंज के तौर पे ले कि ये जो एग्ज़ाम है इसके अंदर मैं मुझे एक मेंटल चैलेंज मिला है, जिसके नतीजे में मुझे अपने ख्यालात को रिव्यू करना है, अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है और इस गिवन टाइम में मुझे प्रेजेंट करना है। तो उसके अपने ख्यालात, उसकी अपनी सोचें, वो थोड़ा सा एक शेप लेना शुरू करती हैं, ठीक है? तो होपफुली इंशाल्लाह ये काम हुआ होगा। इसीलिए मैंने सजेस्ट किया था कि एक रफ पेज पे एक ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लें। तो कुछ लोगों ने ब्रेन स्टॉर्मिंग की, आप लोगों ने? बहुत पावरफुल और बड़ा हेल्पफुल था। कौन सा सेंटेंस कि आप एक ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लें? हाँ बिल्कुल ठीक। और अपने ख्यालात के इजहार में ज़बान का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उर्दू अंग्रेज़ी किसी में भी लिख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ये अच्छा, अब कुछ बहुत अहम चीज़ें जो आज के सेशन में, मैं पहले ये प्रेजेंटेशन सबको मिल गई ना? ठीक है, क्योंकि हमने सबको फॉरवर्ड कर दी है ये प्रेजेंटेशन। अगर किसी को नहीं मिली है तो वो हमें ईमेल करे, अगर नहीं मिली है। अच्छा, सबको हमने फॉरवर्ड किया, तमाम स्टूडेंट्स को, ठीक है? अच्छा, देखिए, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वैल्यूज़ का, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कैरेक्टर बिल्डिंग में। वैल्यूज़, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ का सादा तरीन मतलब ये है कि जिस चीज़ को आप वैल्यू दे रहे हैं ना, आपकी वैल्यू वही है। जिस चीज़ को आप वैल्यू दे रहे हैं, और इसके लिए सबसे सादा सा टेस्ट ये है कि आप अपने बच्चों से, शायद मैंने शुरू में ये बात किसी मौके पे कही भी थी, कि आप इन लोगों से एक सवाल करें, उसमें आपके बच्चे होंगे, आपके
फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, मियाँ जी, बेगम, और आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, और आपके बहुत करीबी दोस्त हो सकते हैं। आप इन लोगों से ये पूछें कि ये बताओ तुम्हारे ख्याल में मैं सबसे ज्यादा सेंसिटिव किस मामले में हूं, कौन से मामले में, किस बात पे मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूं। आप इनसे पूछे क्वेश्चन। अगली क्लास से पहले पहले सब लोगों ने ये असेसमेंट कर लेनी है। यानी अपनी ये जो सवाल है ना, वैल्यूज इनकलकेट करना, हम कैरेक्टर बिल्डिंग के थ्रू वैल्यूज इनकलकेट कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी वैल्यूज असल में वो हैं जिसको तुमने अपनी लाइफ में बहुत वैल्यू दी हुई है। असल में वैल्यू वही होती है, बाकी सारा रिटोरिक कहलाता है। रिटोरिक, रिटोरिक लफ्ज सुना है आपने? रिटोरिक, रेस्ट इज रिटोरिक। योर रियल जेन्युइन वैल्यूज आर द वंस विच यू एक्चुअली वैल्यू इन योर लाइफ। तो बच्चे बताएंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके सामने हम वैसे ही अपीयर हो जाते हैं कोशिश के बावजूद भी जैसे कि हम हैं। कम से कम इन दोनों के सामने तो हो ही जाते हैं, बल्कि इन तीनों के सामने हो जाते हैं, और अक्सर इनके सामने भी हो जाते हैं। यू अपीयर एज वॉट यू एक्चुअली आर, सो दे नो द रियल person in you, they know who you are. इनसे पूछें कि ये बताओ तुम्हारे ख्याल में मुझे सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज की है। इनसे जो सवालात करने हैं ना, वो ये करना है, तुम्हारे ख्याल में मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज की रहती है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मैं सबसे ज्यादा खुश होती हूँ या होता हूँ, कौन सी न्यूज़ मुझे मिलती है, तुम्हारी कौन सी बात देख के मैं सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ, कौन से मामले पे मैं सबसे ज़्यादा गम होता है, मुझे अफसोस होता है, सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे, सबसे ज़्यादा इरिटेट मैं कौन से मैटर पे होती हूँ। ठीक है, तो वो मामलात जिसके नतीजे में आप सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं, या तो खुश होंगे या डिस्टर्ब्ड होंगे, या सबसे ज़्यादा जिसका ख्याल आपको आएगा, सबसे ज़्यादा आप कंसर्न्ड होंगे जिस चीज़ के बारे में, आपकी लाइफ की वैल्यूज वही हैं। तो इससे निकल के आएंगी वैल्यूज बड़ी दिलचस्प। अच्छा भाई, ये वैल्यूज निकल के एकदम सामने निकल के आ जाएगा। अच्छा ये, यस, सिबलिंग्स, बिल्कुल, हाँ, ये सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इन लोगों से आप ये सवाल कीजिए, अपनी असेसमेंट कीजिए कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू है किस चीज की। एक्चुअली आपकी वैल्यूज वो हैं और आप ये इनकलकेट कर रहे हैं। द थर्ड स्टेप, विच इज द सेकंड स्टेप, एंड विच इज द फर्स्ट स्टेप। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं जिंदगी में क्या नहीं कभी करूंगी, लेकिन मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि मैं ऐसा कर सकूं। हाँ, चलें, ये तो आपके बारे में है ना कि व्हाट यू वुड नॉट लाइक टू बी। ठीक है, मतलब मेरा मतलब ये कि किस चीज से मैं रिफ्रेन, किस चीज से मैं अपने आप को बचाऊंगी। हाँ, चाहे मुझे कितनी भी उसके लिए वो मिले। हाँ, तो वो उसमें निकल के आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये क्लियर है बात। अच्छा, अब तो पहली बात तो ये कि मेक अ लिस्ट ऑफ द वैल्यूज दैट यू वांट टू इनकलकेट इन योर चिल्ड्रन, और ये वैल्यूज की पहले अपने पास एक लिस्ट बनाएंगे आप किन वैल्यूज को इनकलकेट करना चाहते हैं, और उसके बाद ये इवैल्यूएशन करेंगे ये क्या बता रहे हैं। ये उनसे आएगी और अपनी अलग बनानी है खुद से। जैसे मैं अगर सोचूं कि मैं क्या दुआ मांगती हूँ तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि क्या है। बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, आपने यहां जो दो सवालात लिखने हैं ये खुद से जवाब देने हैं आपने। आप अपनी एक लिस्ट बनाएं, आपके ख्याल में कौन सी वैल्यूज आप इनकलकेट करना चाहते हैं और ये क्यों इनकलकेट करना चाहते हैं, इसको सोचें, और इनसे तो अलग आप अपनी असेसमेंट लें। ठीक है, अच्छा, वैल्यूज के बारे में हम ये बात कह रहे हैं कि वैल्यूज ट्रांसमिट थ्रू ऑस्मोसिस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वैल्यूज टेलिंग के थ्रू नहीं जाती, ठीक है, वैल्यूज खुद ब खुद जाती हैं।
एक बड़ा इंसान, उससे जब रिलेशनशिप बनता है तो उसके असरात आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उसकी सिफात आपके अंदर झलकना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अगर वो इंसान प्योर है तो ये अमल बहुत अच्छा होता है, अगर वो इंसान भी गड़बड़ है तो फिर मुश्किल होती है। तो एक बहुत अच्छे इंसान के साथ जब रिलेशनशिप बनता है तो वो वैल्यूज इनकलकेट होती हैं, खुद ही ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है, ये बताने से नहीं होती, बोलने से नहीं होती, ठीक है। अच्छा, 10 वैल्यूज में सिर्फ ये भी आपको प्रेजेंटेशन में मिल गई है, लेकिन मैं सिर्फ इसको एक बहुत क्विकली जाऊंगा। सिंप्लिसिटी, इसका सिर्फ मैं तारुफ दे रहा हूं ताकि आप, ये वैल्यूज आपके प्रोग्राम में होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी भी बोलने से नहीं जाएगी, आपके अपने मिजाज और आपकी अपनी शख्सियत से नजर आएगी सिंप्लिसिटी। अगर आप वो इंसान हैं जो चीजों को वैल्यू देते हैं और चीजों के टूटने और खराब होने पे बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तो फिर सिंप्लिसिटी जो है वो जरा मुश्किल है। सिंप्लिसिटी जो है, एक पिछली सदी का एक थिंकर गुजरा है जिसका नाम है हेनरी डेविड थॉरियो, अगर किसी ने नाम सुना हो। थॉरियो बहुत बड़ा आदमी है। थॉरियो ये कहता है, अ मैन इज रिच इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ थिंग्स ही कुड अफोर्ड टू लेट अलोन। यानी कोई इंसान उतना ही अमीर है जितना वो चीजों के बगैर चीजों से बेनियाज है। यानी आपको चीजों की जितनी ज्यादा, आप चीजों पे जितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं और चीजों से अपने आप को अलहदा नहीं कर सकते, तो उतने आप गरीब हैं। यू फाइंड योर सेल्फ इनकम्प्लीट विदाउट थिंग्स, you lose your confidence when things are taken away. बहुत से लोगों का कॉन्फिडेंस उनकी पोशाक और उनके वॉलेट इस पर होता है, ठीक है। तो इससे बेपरवाह होना चाहिए, ठीक है। सिंप्लिसिटी, और मैंने शायद पिछली क्लासेस में बात की थी, सादगी इख्तियार करने का हुक्म किसके लिए होगा? अमीर के लिए, गरीब के लिए? गरीब तो है ही सादा। अच्छा, अगर हमारा प्रॉब्लम ये है कि अब गरीब भी चाहता है कि कहीं से उधार लेके और खर्चा करे, तो ये जो बर्थडे पार्टी करे या वो ऐसी 2 लाख रुपए की दावत कर दे, तो ये जो बेवकूफ़ी की चीज़ें वो कर रहा है, तो वो एक जाहिलाना ट्रेंड है, ठीक है। और सिंप्लिसिटी जो है, मॉडर्निटी में ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इसमें जो भी इकोनॉमिक्स का पहिया चल रहा है, उस पहिए को स्लो डाउन करता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी के ट्रेडिशन इकोनॉमिक साइकिल को स्लो डाउन कर देगी। आप कहें भाई मैं बिल्कुल ठीक तो है मेरा जूता, अगर मैं अपना जूता अगर खराब नहीं हुआ तो मैं क्यों चेंज करूं, लेकिन आपके अंदर जो अर्ज होती है कि नहीं खराब तो नहीं हुआ, पुराना हो गया। आप सच सच बताइए कि हम लोग किसी कपड़े को और किसी जूते को उसके खराब होने पर रिप्लेस करते हैं या पुराने होने पर रिप्लेस करते हैं? वंस अपॉन अ टाइम कि हम खराब होने पर रिप्लेस करते थे, आज पुराने होने पर रिप्लेस करते हैं। न्यूनेस जो है, गॉड्स ऑफ मॉडर्न, वो बहुत प्रोफाउंड डॉक्यूमेंट है, इतनी आसानी से इंटरनलाइज नहीं हो सकता। आपको पता है मॉडर्निटी के जो गॉड्स हैं, उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो है न्यूनेस। न्यू गॉड्स विल बी रिप्लेसिंग ओल्ड गॉड्स। याद है वो लाइन विलियम चिटिक की? तो ताजा खुदा चाहिए, ताजा खुदा, पुराना नहीं चाहिए। तो और हर, यानी आपको बहुत शदीद मोहब्बत हुई किसी जूते से, आपने वो जूता हासिल किया, उसके लिए आपने बहुत सारी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट किया, लेकिन यू ग्रैब दैट थिंग, और उसके बाद जब उससे नया मॉडल आया तो आपने उसको छोड़ के फिर उसको इख्तियार किया, और फिर जब, तो क्या वो खराब हो गया था? नहीं, खराब नहीं हुआ था, पुराना हो गया था।
अगर आप किसी चीज को सिर्फ पुराना होने पर छोड़ रहे हैं तो आप सादगी का दावा नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी चीज को, आप कह रहे हैं मैं अपने लैपटॉप को, चूंकि ये पुराना है मैं चेंज कर रहा हूं, तो भाई क्या तुम्हारी जरूरत इससे पूरी नहीं हो रही इसलिए चेंज कर रहे हो, दैट्स फाइन। लेकिन सिर्फ इस वजह से चेंज कर रहे हो कि ये पुराना है, तो पुराने की बेसिस पे तुम चेंज कर रहे हो, तो ये तुम कैसी बात कर रहे हो, ये तो सादगी नहीं है। सादगी बहुत बड़ी वैल्यू है जिसको इख्तियार करना आसान काम नहीं है। फकर जो वर्ड है ना, फकर, मैंने बहुत पहले भी इसके बारे में कुछ बात कही थी, वो इख्तियारी मामला है, मजबूरी का मामला नहीं है। इसीलिए फकर जो है, अब मैं कहता हूं ये फकर इख्तियारी है। इख्तियारी समझ रहे हैं, यू चूज टू बी लाइक दैट। और इसके अंदर ऐसी बात नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल ही बुरे हाल में कर लें। आप मुनासिब चीज लें, आप मेयारी चीज लें, आप उसको अच्छी तरह रखें, आप उसकी बहुत अच्छी केयर करें। अगर कोई इंसान सादगी के नाम, भाई आपका ड्रेस है, यू शुड टेक केयर ऑफ योर ड्रेस, कि वो खराब ना हो, वो ज्यादा दिन चले। आप अपनी चीजें, आपका फर्नीचर है तो आप फर्नीचर का ख्याल व्याल करें, उसको साफ सुथरा ठीक से रखें, मेंटेन करें उसे। तो ये चीज बिल्कुल दूसरी चीज है। ये बात क्लियर हो रही है? तो सादगी जो है वो बहुत अहम बात है। ब्रांड कॉन्शियसनेस के ऑपोजिट स्टेट है सादगी, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग, तो पॉजिटिव थिंकिंग को भी मैं एक दो लफ्जों में बस बयान कर दूं। किसी भी इंसान को उसके लुक्स की बेसिस पर, उसकी अपीयरेंस की बेसिस पर कोई जजमेंट उसके बारे में ना बनाना, ये उसके लिए ये इनहेरेंट है। किसी इंसान को अपने से कमतर ख्याल ना करना, नेकी में भी अपने से कमतर ख्याल ना करना, बहुत मुश्किल बात है ये हमारे लिए। सबसे आसान बात किसी को कमतर समझने की, एबिलिटी में और नेकी में इतनी आसानी से हम दूसरों को अपने से कमतर ख्याल कर लेते हैं। इससे बचना, शऊरी तौर पर इससे बचना। हमारे जहन में ये ख्याल आया ही कैसे कि कोई नेकी में हमसे कम होगा या एबिलिटी में हमसे कम होगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो लोगों के बारे में, यानी इसके लिए जो जिसे मस्जिद की तरफ जाता देखो उसके ईमान की गवाही दो, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। बहुत पहले 1000 गुमान किसी के बारे में अच्छे ले आओ, उसके बाद एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। हाँ भाई, तो ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो जहन में हो पॉजिटिव थिंकिंग की। हाँ बेटा, आप कुछ कह रही हैं? हाँ, बहुत खूब, बहुत। हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि मैले कपड़े धोने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अपने हाथ भी धुल जाते हैं और साफ हो जाते हैं। तो आप ये ना समझें कि आप जिसके, ये जो एक बहुत अहम बात में इसमें, जो दावत का पैराडाइम है, तबलीग का पैराडाइम है, नेकी फैलाने का पैराडाइम है, खैर की बात बताने का पैराडाइम है, लोगों को संवारने का पैराडाइम है, लोगों को निखारने का पैराडाइम है, ये नबी के लिए तो मुमकिन है। नबी अपने एक दर्जे पर होता है, ठीक है, लेकिन हम जिस तरह ये काम करेंगे, हम अपने आप को सुपीरियर समझ के ये काम नहीं करेंगे। हम इज्ज के साथ ये काम करेंगे, हम इनकिसारी के साथ, हम ह्यूमिलिटी के साथ ये काम करेंगे, हम मॉडेस्टी के साथ ये काम करेंगे, हम हम्बल होके ये काम करेंगे, हम डाउन टू अर्थ रह के ये काम करेंगे, हम बिल्कुल एक आम इंसान के, हम ये नहीं समझेंगे और ना ये जताएंगे। मैं आपको बताऊं, आप किसी को टीच करना भी मुश्किल हो जाता है अगर आप उसके सामने आप ये कहें कि नहीं मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। आप बिल्कुल सादगी और इनकिसारी के साथ ये काम करेंगे, और जब आप ये अपना अंदाज इख्तियार करेंगे ना, तो फिर वो मुकाम आएगा कि ये वो पैराडाइम है जिसके अंदर दो नन्हे, यानी दो नौउमर साहबा, हजरत हसन और हजरत हुसैन, वो किसी को वजू का मामला बता देंगे और वो बिल्कुल ह्यूमिलिटी के साथ, बिल्कुल इनकिसारी के साथ, बिल्कुल सादगी के साथ कि भाई जरा देखिए क्या इसको ऐसे कर रहे हैं, क्या है, और उन्होंने अपने अमल से बता दिया कि भाई इसको ऐसे करना है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम, यानी कहने का मतलब ये है कि एक वो वाला एलिमेंट होना चाहिए।
और पॉजिटिव थिंकिंग भी होनी चाहिए। यानी ये ठीक है कि आपके पास एक चीज़ की नॉलेज होगी, आपने देखा किसी इंसान को कि गलत नमाज पढ़ रहा है, आपके जहन में सही नमाज का एक तसव्वुर है, तो आप उसको अप्रोच करेंगे, आप उसे बताएंगे, आपको पता है कि ये गलत पढ़ रहा है, लेकिन आप बहरहाल पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बात करेंगे, आप उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे, आप उसे कंडेम नहीं करेंगे, आप उसे ओन करेंगे। तो ये जो आपका जज्बा है और आपका जो अंदाज है वो उसको विन करेगा, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ। नेक्स्ट है ट्रस्ट। Understanding and accepting people as they are, having positive expectations from people, believing in their sincerity of intention, ठीक है। तो बहुत से लोग इस सोसाइटी में उनके लिए लोगों पे ट्रस्ट करना बहुत दुश्वार हो गया है, वो ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये भी नेगेटिव थिंकिंग के नतीजे में ही हुआ है। तो ट्रस्ट जो है वो भी बहुत अहम वैल्यू है, और ये समझना कि भाई अगर मैं सिंसियर हूं, दूसरे की सिंसियरिटी पर शक नहीं किया जाए। इंटरप्रिटेशन की गलती होगी, सिंसियरिटी की गलती नहीं होगी। यानी मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, अगर फर्ज कीजिए कोई इंसान गलत काम कर रहा है, तो आप कम से कम ये ख्याल करेंगे कि भाई उसको जो समझ में आया है वो कर रहा है। ये बात समझ आ रही है? भाई उसको जो समझ में आया वो कर रहा है। तो ये बात कि नहीं वो उसमें सिंसियरिटी नहीं है या वो बददियानत है, ये बात मुनासिब नहीं है, ठीक है। तो उसकी कम से कम सिंसियरिटी और उसकी इंटेंशन पे शक ना किया जाए, ठीक है। इल्ला ये कि आपके सामने कोई चीज़ बिल्कुल खुल के सामने आ जाए, वो बिल्कुल एक अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन इन जनरल, इसी तरह बच्चों के बारे में, रिलेशनशिप्स के अंदर शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग की स्पिरिट है। शेयरिंग के बारे में ये इतना अहम तसव्वुर है कि बाज लोग ये कहते हैं कि शेयरिंग इज फार मोर चैलेंजिंग देन गिविंग। शेयरिंग इज फार मोर चैलेंजिंग देन गिविंग। यानी मैं अपनी चीज किसी को दे दूं ये आसान है, लेकिन अपनी चीज किसी के साथ शेयर करूं ये दुश्वार है। क्या ख्याल? शेयरिंग इज फार मोर चैलेंजिंग देन गिविंग। नहीं देते। एम्पैथी, being able to feel what others feel when they are in problem, looking from others perspective, ठीक है। ये बहुत क्लियर है। एम्पैथी मेरा ख्याल है लोग जानते हैं एम्पैथी क्या है। दूसरे के एंगल से मामले को देखना, ये सोचना कि अगर मेरे साथ ये मसला पेश आता तो मैं क्या करता। बिल्कुल। और देखिए ये जब भी होगा, आप एज अ मेंटोर मेंटी रिलेशनशिप भी ये मामला होगा कि जब आप देखेंगे कि अगर मैं 14 साल का होता और मैं इस बच्चे की जगह चले जाएं, आप सोचें कि अगर इस बच्चे की जगह मैं होता और मेरा अपने अब्बा से रिलेशनशिप ना होता और मेरा अपनी अम्मा से भी रिलेशनशिप ना होता और मुझे एक बहुत खूबसूरत लड़की नजर आ जाती और मैं उससे इश्क में मुब्तला हो जाता, तो फिर मेरी क्या कैफियत होती। तो ये बच्चा जो मेरे पास मेंटरिंग के लिए आया है, तो इसकी कैफियत क्या है? ये बात समझ आ रही है? ये पूरा इसको समझना कि ये मसला क्या है, क्योंकि मैं इस 2-3 केस स्टडीज लेने वाला हूं जो अगली क्लास है उसमें या उससे अगली क्लास में लूंगा। यही वाला मसला, जो बच्चे किसी अपोजिट जेंडर के साथ इंगेज हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा एक वल्नरेबल स्टेट में चले जाते हैं, बिल्कुल उनको फिर कुछ उन्हें याद नहीं रहा। यस, हाँ, बहुत खूब, वेरी नाइस।
असल में बात यह है कि जो काउंसलर काउंसली रिलेशनशिप है ना, उसमें काउंसलर के जहन में यह बात रहती है कि ये मेरा क्लाइंट है जो मेरे पास आया है, ठीक है। मेंटोर मेंटी रिलेशनशिप के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेंटी को फिक्र यह है कि मेरा मेंटोर मुझे डिसोन ना कर दे, यानी एक अजीब रिलेशनशिप है। यानी मेंटी चाहता है कि मेरा मेंटोर मुझे ओन करे, मेरा मुरब्बी जो है वो मुझे अपने कह लीजिए शागिर्दों में काउंट करे, तो एक अलग ही पैराडाइम। अच्छा, ये वाली बात जो पॉजिटिव थिंकिंग वाली और ट्रस्ट वाली और एम्पैथी वाली है ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि मेंटोर को पता तो चले कि मेंटी का मसला क्या है। यानी अदरवाइज मेंटी से रिलेट नहीं कर सकेगा, उसका मसला नहीं समझ सकेगा। क्योंकि अगर आपके पास एक बच्चा आ रहा है और आप मेंटोर हैं, तो आपको समझ में आए कि उसका प्रॉब्लम क्या है, इस बच्चे का प्रॉब्लम क्या है। उस बच्चे का प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा जब आपके पास ये वाला एंगल होगा। यस सर, ये जो आपने कहा कि वो लुक अप करता है कि दैट वो मुझे कहीं डिसोन ना कर दे, मुझे कुछ छोड़ ना दे, बट दैट डजंट इट लीड इनटू पीपल कॉन्शियसनेस, बिकॉज़ वो ही बिकम्स कॉन्शियस कि उसका मेंटोर उसको डिसोन ना कर दे। तो द मेंटोर हैज टू बी वेरी वाइज टू टैकल दिस कि वो कहीं मेरे इश्क में मुब्तला नहीं हो रहा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सर मेंटोर तो रखते ही है, वो तो हाँ, वैसे ये बहुत अहम बात है कि बहुत खूब, बहुत खूब। ये एक पूरा डोमेन है जिसको हम कहते हैं शख्सियत परस्ती, जो आप बात कर रही हैं। यानी यानी खुदा न खास्ता स्लिप करके कहीं हम शख्सियत परस्ती के ट्रैप में तो नहीं जा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने मेंटोर को ही खुदा बना लें और हमें ना पता लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा क्या हुआ, मदीने की बात है, और चंद यहूदी स्कॉलर्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कॉन्वर्सेशन के लिए आए और उन्होंने कुरान की एक आयत के ऊपर क्वेश्चन किया। और वो आयत ये थी जिसमें ये कहा गया, मुझे रेफरेंस हो सकता है कि किसी को याद आ जाए तो मुझे करेक्ट कर दें। उसका मफहूम ये है कि तुमसे पहले यहूदियों ने अपने उलमा को अपना खुदा बना लिया था, ठीक है। तो यहूदी जो स्कॉलर्स थे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमने तो उन्हें खुदा नहीं बनाया था, ये क्या मतलब हुआ। मतलब वो, अच्छा, उन्हें ये पता है कि कुरान की आयत है तो उसके पीछे कोई हकीकत होगी, लेकिन वो क्लैरिफिकेशन के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं कि ये क्या बात हुई, और हमने उन्हें खुदा तो नहीं कहा, हमने उन्हें रब तो नहीं कहा, तो ये कैसी, मतलब हमें ये समझ में नहीं आया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये बताओ क्या ऐसा नहीं होता था कि तुम्हारे जो भी उलमा तुम्हारे बारे में जो भी वो कहते थे तुम उस पर बिलीव करते थे, और जो खुदा की इंस्ट्रक्शंस थी तुम उनको छोड़ देते थे और अपने उलमा की इंस्ट्रक्शंस को फाइनल लेते थे। यानी और तुम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए कि एक पॉइंट पे आके तुम्हारे उलमा तुम्हें मिसगाइड करने लगे और तुमने उन्हीं की बात को फाइनल। तो ये जो बात है कि वो तो उन्होंने कहा हाँ हम ऐसा करते थे और हमारे उलमा ने ऐसा किया। ये बात समझ आ रही है? यस बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब इतना सादा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ये है कि ये बच्चा कोई भी काम मेरी मोहब्बत में कर रहा है या ये काम इसलिए कर रहा है कि इसे रब की रजा चाहिए। यानी ये जो बच्चा, मैं जो इसका वर्ल्ड व्यू बना रहा हूं, ये मुझे विन करना चाहता है या उसे विन करना चाहता है। बात समझ आ रही है? ये ठीक है, मेरे करीब आ रहा है, मेरे साथ इसका एक बहुत अच्छा ताल्लुक और बहुत अच्छा लव और बहुत अच्छा अफेक्शन सब कुछ डेवलप हो रहा है, लेकिन वो जो अफेक्शन डेवलप हो रहा है उसका जो अल्टीमेट पर्पस है वो रब से कनेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि ये इंसान, यानी जो इसे बिल्कुल पता हो। देखिए मैं एक बात और बताऊं, मेंटोर इंसान होता है, नबी नहीं होता, और मेंटोर गलती कर सकता है। मेंटोर कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता, वो इंसान होता है, बशर होता है वो। तो बिल्कुल मुमकिन है कि आपका मेंटोर, क्या ये, यानी मैं आपको एक बात ये कहूं कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि एक मेंटोर जो है वो किसी अपनी जिंदगी में वो अपने राइट पाथ से हट जाए, बिल्कुल मुमकिन है।
तो ये जो मेंटी है वो डिस्टिंग्विश करेगा इसे कि अच्छा अब ये मेरे मेंटोर जो हैं वो जरा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो ये कहाँ निकल गए हैं, और मैं उनसे अकीदत एहतराम अपनी जगह, लेकिन मैं यहाँ पे डिफर कर रहा हूँ, और मैं अब बहरहाल क्योंकि मेरी कमिटमेंट यहाँ है। ऐसे इवेंट्स हो हुए नहीं रहा। हाँ हाँ बिल्कुल, यस। और कहा कि जो ये कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हो गए हैं तो मैं उसकी गर्दन उतार दूँ, यानी इतनी मोहब्बत थी। तो फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आयत पढ़ी कि जो कोई अल्लाह की इबादत करता था तो रब जिंदा है, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वो जान ले वो बहुत हो चुके हैं, और जो कोई अल्लाह की इबादत छोड़कर किसी और तरफ जाएगा वो खसारे में जाएगा। तो कहते हैं कि मुझे उस वक्त समझ आई कि अल्लाह तो जिंदा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हो चुके हैं। ये कुछ कनेक्शन की बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये बैलेंस और ये हिकमत और ये विजन होना चाहिए कि आप कनेक्ट अल्टीमेटली किससे कनेक्ट करेंगे, आप उसकी मजबूरी ना बन जाएं। ऐसा ना हो कि आप ही अल्टीमेट गोल मेंटोर ही बन गया, ये नहीं होना चाहिए। तो उसको रियलिटी से कनेक्ट करना है और हर चीज को अपने मुकाम पे रखना है। मेंटोर का एक मुकाम है, हर चीज को उसकी प्लेस पे रख दें, मेंटोर को उसकी प्लेस पे रख दें, उससे ऊपर ना ले जाएं, किसी को भी उसके मुकाम से अलग ना लेके जाएं, उसको उसकी चीजों को अपनी जगह पे रख दें, इंशाल्लाह चीजें। तो ये नेक्स्ट है कंजर्वेशन। देखिए पानी, ग़िज़ा, कागज और वो जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, खास तौर पर इनको बिल्कुल भी ज़ाया होने से बचाएं। मतलब और ह्यूमन एनर्जीज को भी आप इस बात की फिक्र करें, वक्त को भी ज़ाया होने से बचाएं। कंजर्वेशन ऑफ टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप तो इसकी खास फिक्र की जाए, इसको आपके लाइफ स्टाइल में पता लगे। ये मेंटोर ऐसा इंसान नहीं होता जिसकी प्लेट में खाना बच जाए, मेंटोर ऐसा इंसान नहीं होता जिसके कमरे का पंखा या लाइट खुली रहे, वो कहे भाई आई हैव मैं जो हूँ मेरे पास इतना पैसा। अब जैसे अगर मेरे पास पैसा है, मैं अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑफ नहीं भी करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आई कैन अफोर्ड एक्सेस फ्यूल। तो मैटर ये नहीं है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं एक्सेस फ्यूल, मैटर ये है कि भाई ये जुल्म है, ये गलत है, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कि अगर तुम दरिया के किनारे भी वजू कर रहे हो और तुमने उसमें उससे ज्यादा पानी इस्तेमाल किया जितना तुम्हारे वजू में चाहिए था, तो तुमने इसराफ किया, ठीक है। मैंने शायद वो कॉस्ट ऑफ मॉडर्निटी वाला जो हैंडआउट दिया था उसमें शायद कहीं लिखा होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा कचरा वो फैमिलीज पैदा करती हैं जो ज्यादा एजुकेटेड हैं, और जो जितने कम एजुकेटेड हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और वो कम करते हैं। अब देखिएगा आप, हमारे आज से 30 साल पहले एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में जितना कचरा 4 दिन में प्रोड्यूस होता था उतना अब 1 दिन में प्रोड्यूस होता है। आपको पता है ये बात? आपको पता है 2050 तक प्रेडिक्शंस ये हैं, जितना कचरा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 2050 तक अर्थ के साइज के 2 प्लैनेट्स चाहिए होंगे इनको डंप करने के लिए। इतना कचरा प्रोड्यूस करते हैं। आपके पास कचरा, और दुनिया का जो सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है उसके पास भी ये इंतजाम नहीं है कि जितना कचरा वो प्रोड्यूस कर रहा है उस सबको ट्रीट कर सके। उसकी बहुत मामूली फ्रैक्शन को वो ट्रीट करता है, ट्रीट करके ट्रीटेड कचरा जो डंप किया जाए ना, मतलब ये प्रॉब्लम है। और हमारे इलाकों में तो बिल्कुल भी ये ट्रीटमेंट उसका नहीं होता।
टन्स ऑफ कचरा इज प्रोड्यूस्ड एवरी डे, और उसमें जो हमारी जो कंज्यूमरिज्म है ना, कंज्यूमरिज्म का जो जज्बा है वो बहुत इसमें नुमाया है। चीजों को पुराना होने की वजह से छोड़ दिया गया। इमेजिन करें सिर्फ इस क्वेश्चन को कि भाई हम क्या कोई चीज पुराना होने की वजह से छोड़ रहे हैं या खराब होने की वजह से छोड़ रहे हैं? क्या ख्याल? हमने अपने बच्चों में क्या इनकलकेट किया है? कोलैबोरेशन, स्पिरिट ऑफ वर्किंग टुगेदर एंड म्यूचुअल सपोर्ट टू बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर्स स्ट्रेंथ एंड अचीव मोर। ठीक है, तो अच्छे काम, नेकी के काम, भलाई के काम, उसमें एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को ज्वाइन करना, एक दूसरे को एक्नॉलेज करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के दरमियान कॉमन ग्राउंड्स तलाश करके और फिर उसमें काम करना। शेयरिंग भी बिल्कुल। ऑनेस्टी, being impartial in your opinions and fair in your actions, alignment of inner and outer self, sincerity and loyalty with the institutional cause। अगर किसी इदारे या किसी ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं तो उस इदारे के कॉज के साथ कमिट करना। ठीक है, और खुदा की अतात, रब्बे करीम अल्लाह ताला की अतात। अगर कोई मामला ऐसा आ जाए कि जिसमें अल्लाह ताला की अतात किसी और की अतात से क्लैश कर रही हो तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई मेरी जिंदगी में ये उसूल रहेगा, मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और डाइवर्सिटी को एप्रिशिएट कर सकना, अपने से मुख्तलिफ इंसान गवारा हो सकें, अपने से बहुत मुख्तलिफ इंसान गवारा हो सकें। यानी आपसे बहुत मुख्तलिफ है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके लिए एक्सेप्टेबल है। इंसान को इंसान गवारा हो सकें, अपने से मुख्तलिफ इंसान गवारा हो सकें, मुश्किल काम। इंसान को बेजान चीजें गवारा होती हैं जब तक वो नई हों, पुरानी हो जाएं तो वो भी गवारा नहीं हो रही। अजीब और गरीब प्रॉब्लम में है। वो एडजस्ट करता है, वो उसकी लोगों के साथ इंटरैक्ट करता है, लोगों के दरमियान एक्सेप्टेबल होता है, लोगों को भी एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी आइडियोलॉजी को तस्लीम कर लेता है या उनके रंग में रंग जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। वो अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करता है, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करता है, लेकिन वो सबके साथ इंटरैक्ट करता है, सबसे मिल सकता है, सबके साथ सबके पास जा सकता है, वो सबको सलाम अलैकुम कहने में इनिशिएट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। रब्बे करीम के बनाए हुए लोग हैं, बेहतरीन तख्लीक है, इसके साथ इससे कम से कम मिलने में कोई यस। बहुत सारी है जो हमें मिल जाएंगी, बहुत सारी लाइक सिंपलिसिटी एंड रेडियंस ऑफ गॉड। मैं किसी ऐसे फोरम पे जाती हूँ जहाँ पर लाइक माइंडेड लोग नहीं है, जहाँ पर डिफरेंट लोग हैं, जहाँ अगर मैं किसी ऐसे फोरम के साथ एसोसिएट होती हूँ जहाँ पर these values are already appreciated, so I'm just flowing with the flow. So if I want to go against the flow and और वहाँ ऐसी जगह पे मुझे ये बात करनी है जहाँ पर ये वैल्यूज नहीं है, लोगों के लिए कोर, हर एक के लिए कोर वैल्यूज ऑफ कैटेगरी डिफरेंट है। Maybe this is for us, this is our paradigm, but not everyone else. So how do I go against the बहुत खूब, बहुत खूब। आप ये बड़ा काम है, चैलेंज यही है कि आप उनके साथ अपना ताल्लुक ना तोड़ें। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूं। ठीक है, तो आपके बहुत सारे लोग, मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक खातून हमारी स्टूडेंट थी और
एक दिन वो बहुत परेशानी के आलम में उन्होंने अपना प्रॉब्लम शेयर किया। उन्होंने कहा भाई मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो हस्बैंड हैं उन्हें टीवी देखने का बहुत शौक है और मूवीज़ देखने का भी बहुत शौक है, लेकिन वो पिछले 2 साल से हमारे बहुत सारी चीज़ें अटेंड कर रही हैं। तो उन्होंने कहा मैं अब इसको कोई वैल्यू नहीं देती और मैं समझती हूँ कि ये हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं ये बिल्कुल एक, मैं इससे अलग हूँ, टीवी नहीं देखती मैं और इसको अप्रिशिएट भी नहीं कर सकती। और प्रॉब्लम यह है कि जब मेरे मियाँ टीवी देखते हैं तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है और मैं नहीं चाहती कि बच्चे देखें और वो बच्चों के साथ, तो मैं क्या करूं। तो मैंने उनसे पूछा कि अब आप क्या कर रही हैं, तो कहने लगी जब मैंने पूछा जब टीवी चलता है तो आपकी क्या कैफियत होती है, आप कैसा फील करती हैं। उन्होंने कहा मैं बहुत बुरा फील करती हूँ। मैंने कहा ओके, फिर आप क्या करती हैं। कहने लगी मैं बच्चों का हाथ पकड़ती हूँ और लेके कमरे में चली जाती हूँ। तो मैंने कहा उसके बाद क्या होता है। कहने लगी थोड़ी देर के बाद बच्चे चुपके से बाहर निकल के वापस आ जाते हैं। मैंने कहा फिर आप क्या करती हैं। कहने लगी मैं और इरिटेटेड फील करती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि कम से कम आप तो वो शख्सियत नहीं है जो इनका टीवी छुड़ा सके। कम से कम मैं ये जानता हूं कि कम से कम आप वो इंसान नहीं है जो इनका टीवी छुड़ा सकें। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं। तो मैंने कहा देखिए रिलेशनशिप खराब करने के बाद आप किसी को इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में नहीं रहते, ठीक है। एक पॉइंट तो ये, यानी आप यू आर लेटिंग दिस इडियट बॉक्स अफेक्ट योर रिलेशनशिप विद योर स्पाउस विच इज नो सोल्यूशन। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं। मैंने कहा पहली बात तो ये, डू नॉट लेट दिस टीवी अफेक्ट योर मूड, मेंटेन योर पोजीशन, मेंटेन योर व्यूज। अपना जो स्टैंड है ना, जो आपकी आइडियोलॉजिकल पोजीशन है उसे मेंटेन करें। लेकिन मूड खराब करने को कौन कह रहा है। मतलब गुस्से में आ जाने पे कितना सवाब मिल रहा है, कोई सवाब नहीं मिल रहा, उल्टा खराबी हो रही है। तो भाई ठीक है वो मसला है, आप उन्हें बिल्कुल, और मैंने कहा कि आप इसको जितने अच्छे अंदाज से कह सकती हैं ना, बगैर जज्बात में आए हुए, मेंटेन योर पोजीशन। तो उन्होंने कहा हम क्या करें। मैंने कहा अब जब टीवी लगे तो आप 2 प्याली चाय बनाएं और उनके पास जाएं और कहें 1 प्याली उन्हें दें और 1 प्याली खुद लें और टीवी के सामने बैठ जाएं और फिर बातचीत शुरू करें। तो उन्होंने कहा यानी मैं उनके साथ टीवी देखूं। मैंने कहा नहीं, आप उनके साथ बातचीत करें, वो टीवी वाले देखते रहें, लेकिन ऑफर अ कप ऑफ टी। तो मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल रिपेयर योर रिलेशनशिप, रिपेयर योर रिलेशनशिप। तो उन्होंने कहा इससे क्या उनको ये नहीं लगेगा कि मैं उनके टीवी देखने को फेवर कर रही हूं। मैंने कहा नहीं, इससे ये लगेगा कि आप उनके साथ हैं लेकिन टीवी के साथ नहीं है। पहले आप उसे ये तो कम्युनिकेट करो कि यू आर विद हिम। मैं एक सवाल मैंने एक और पूछता हूं, मैं कहता हूं भाई अगर तुम्हारा मियां खड्डे में गिर जाएगा तो क्या तुम उसे छोड़ दोगी। ये फैसला करो। तुम्हारा मियां खड्डे में गिरने के लिए तैयार है और तुम उससे नाराज हो, अरे भाई तुम तो उसके साथ कूद जाओ, तुम कहो पहले मैं तुम्हें निकालूंगी, मतलब। लेकिन मेंटेन योर रिलेशनशिप, मेंटेन योर रिलेशनशिप विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर आइडियोलॉजिकल पोजीशन। आपके खानदान में अब फॉर एग्जाम्पल सिचुएशंस आती है, खातून आई, उन्होंने कहा कि मैं ये सादगी के बयानात से इतनी मुतासिर हुई हूं कि अब मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट, यानी तो उन्होंने कहा प्रॉब्लम यह है कि ये सादगी का जो पूरा डिस्कोर्स है उससे मैं इतनी मुतासिर हुई हूं, मैंने अपनी लाइफ में पैराडाइम शिफ्ट कर लिया है। प्रॉब्लम यह है कि अगले महीने मेरे भाई की शादी है। तो पैराडाइम शिफ्ट किए करने के ठीक 3 हफ्ते के बाद भाई की शादी है और भाई जो है वो हमारा इकलौता भाई है और हमने बड़े वादे किए थे और बड़े सारे फंक्शंस की प्लानिंग हुई है और उसने मुझे ही अपनी शादी का जो मैनेजर है मुझे बनाया हुआ है, मैं ही सारी चीजें कर रही थी, मैंने कार्ड वार्ड सब पसंद किए, सारे खर्चे वर्चे का प्लान बना के उसे दिया और देन आई केम अक्रॉस विद दिस डिस्कोर्स एंड देन आई चेंज्ड एंड आई अडॉप्टेड दिस सादगी। और अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे उसकी शादी भी करनी है और मैं सादगी भी पे भी समझ में आ गई, अब मैं करूं क्या। तो मैंने कहा भाई अपनी आइडियोलॉजिकल पोजीशन मेंटेन करो और अपना ताल्लुक मत खराब करो। अगर तुमने अपना ताल्लुक खराब किया तो तुम वो इंसान नहीं हो जो उसको सादगी सिखाए, लेकिन अपनी अब बताओ उसको कि देखो पहले मैं ये समझती थी लेकिन मुझे अब ये समझ में आया है। शेयर करो उससे, तुम्हारा भाई है ना, तुम उसके साथ बैठ के फ्रैंकली शेयर कर सकती हो। तुम उसे बताओ भाई पहले मेरे ज़हन में ये था, मैं ये करती थी, ये होता था। जो तुम्हारी थॉट प्रोसेस हुआ है, पूरा सफर हुआ है, वो उसको बताओ, दिखाओ। तो फाइनली भाईजान नाराज हो गए। हुआ ये
क्योंकि मतलब नाराज किया, उन्होंने कहा नहीं आपने तो ये सब करना है। ये क्या बात हुई, मेरी शादी है और तुम जो हो वो ऐसा जोड़ा नहीं पहनोगी और ये नहीं करोगी और वो नहीं, मतलब जो कुछ भी चीजें हैं। और उन्होंने कहा नहीं, आई विल मेंटेन माई सिंप्लिसिटी। प्रॉब्लम्स हैं तो, लेकिन पॉइंट ये है कि ये मेथोडोलॉजी या ये अप्रोच ली जा सकती है कि रिलेशनशिप मेंटेन रहे और आइडियोलॉजिकल पोजीशन मेंटेन रहे, और आप उसके साथ इखलास के साथ और मोहब्बत के साथ आप उसको अपनी दावत देते रहें, बताते रहें, और आपको पता है, लेकिन आपने उसमें गुम नहीं हो जाना। ठीक है ये। अच्छा जी, इमाम शाफी का बहुत खूबसूरत जुमला है। इमाम शाफी फरमाते हैं, मैं अपनी बात को दुरुस्त समझता हूं मगर इस इम्कान के साथ कि वो गलत भी हो सकती है, और अपने मुखालिफ की बात को गलत समझता हूं मगर इस इम्कान के साथ कि वो दुरुस्त भी हो सकती है। बात समझ आई? मैं अपनी बात को दुरुस्त समझता हूं मगर इस इम्कान के साथ कि वो गलत भी हो सकती है, और अपने मुखालिफ की बात को गलत समझता हूं मगर इस इम्कान के साथ कि वो दुरुस्त भी हो सकती है। ये ओपननेस होनी चाहिए। मैं एक और वाक़या बताता हूं आपको जो कि आप शायद बहुत हैरान हो। डाइवर्सिटी को जितना अप्रिशिएट करना उस दौर में मुमकिन हुआ ना, जो मुसलमानों के उरूज का दौर है, इल्मी एतबार से भी तहजीबी एतबार से भी, नहीं, इमाम मालिक और इमाम शाफी इनका ताल्लुक आपस में कितना गहरा है, और इनका जो इल्मी मामलात पर जो अपनी पोजीशन है उन्होंने मेंटेन रखी है। बाज़ औक़ात उन्हें किसी बात से अगर इख्तलाफ है तो वो भी अपनी जगह है, और ताल्लुक और मोहब्बत भी अपनी जगह है। इतना ज़बरदस्त है, और आप सोच नहीं सकते कि ये एक दूसरे के लिए कितना रिगार्ड रखते हैं, बल्कि सारे अइम्मा कराम एक दूसरे के लिए कितना रिगार्ड रखते हैं और कितना एक दूसरे को वो देते हैं, एहतराम करते हैं, और कितनी उसको आज इस वक्त जो हम लोग हैं ना वो एक दूसरे को उतना नहीं अंडरस्टैंड करते जितना ये लोग करते थे। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। खैर मैं अभी एक वाक़या है लेकिन मैं अभी नहीं सुना रहा, कई वाक़यात हैं। चलिए मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। एक दफ़ा क्या हुआ, इमाम अबू हनीफा किस जगह पर थे, कोई गैस करेगा? इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा जो हैं बगदाद। इमाम मालिक कहाँ पर उनका, वो कहाँ बेस्ड थे? मदीना, मस्जिद नबवी, वहां से वो दर्स दिया करते थे। तो एक दफा क्या हुआ, बल्कि गालिबन इमाम शाफी के शागिर्द इमाम अबू हनीफा के का जहाँ उनकी कब्र है और जहाँ उनका मदरसा और उनके जो भी सारी चीज़ें हैं वहाँ पर उन्हें ट्रैवल करके जाना था। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को हिदायत की ख़ास, उन्होंने कहा कि देखो तुम उस इलाके में जा रहे हो जहाँ इमाम अबू हनीफा दफन हैं, और जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो उनके जो शागिर्द होंगे या उनके जो कह लीजिए वहाँ जो स्कॉलर्स होंगे, रिवायत यह है कि मेहमान को नमाज पढ़ाने के लिए आगे करते हैं, तो तुम्हें इमामत के लिए तुम्हें आगे किया जाएगा। तो देखो इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि तुम अपने तरीक़े से नमाज नहीं पढ़ना बल्कि उनके तरीक़े से नमाज पढ़ना। बहुत अजीब सा वाक़या है, आप बहुत हैरान होंगे। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा जहाँ पर ये जा रहे हैं मिलने के लिए, वो ये दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग हैं जिनका इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, और दोनों उनके बड़े स्कॉलर्स एक दूसरे की जगह पे जाएंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि उनके स्कॉलर्स आएंगे तो ऐसा नहीं करना कि तुम अपने तरीके से नमाज पढ़ो बल्कि उनके तरीके से नमाज पढ़ना, वो बड़े लोग हैं। यानी एक दूसरे के लिए जो रिगार्ड है ना वो इतना उस जमाने में मौजूद था, बहुत ज़्यादा रिगार्ड मौजूद था। और इख्तलाफ का जो तरीक़ाकार था वो बहुत डिफरेंट था, इख्तलाफ का तरीक़ाकार बहुत डिफरेंट था। इमाम शाफी ने इमाम मालिक से इख्तलाफ किया है बहुत से मौक़ों पर, लेकिन उसका जो तरीक़ाकार और उसका जो उसलूब है
वो आज हम तसव्वुर नहीं कर सकते कितने एहतराम और कितनी इज्जत के साथ वो इख्तलाफ किया है। आज हम एक दूसरे के साथ ऐसे इख्तलाफ करते हैं जैसे बस उठा के फेंक देंगे अभी, उसकी रीजन तकब्बुर है। और उसकी, हाँ बिल्कुल ये भी हो सकती है, ह्यूमिलिटी नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये है कि हम क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए। मैं उस पर चंद बातें आपसे शेयर करूंगा कि अब हमें करना क्या है। पहली बात तो ये कि तरबियत के लिए माहौल की ज़रूरत है, और माहौल वो है, इसकी पहली शर्त यह है कि मीनिंगफुल वैल्यू बेस्ड नॉर्म्स, दूसरे लफ्ज़ों में माहौल, एक ऐसा माहौल जहां पर इखलाकियात और ईमानियात का मुजाहरा हो रहा है, जहां सादगी है, जहां खुदा खौफी है, जहां इखलास है, जहां मोहब्बत है, जहां लोगों के साथ एक अपनाइयत है, बिल्कुल एक वो एनवायरनमेंट, यानी वो सारी वैल्यूज़ उधर मौजूद हैं। अगर किसी जगह वो वैल्यूज़ मौजूद नहीं है तो तरबियत नहीं हो पाएगी। तो तरबियत की पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है। और ये बहुत बेसिक लेवल पर मैं 5 सजेशंस आपसे शेयर कर रहा हूं। दूसरी बात ये है कि आप एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करें बच्चों के साथ। देखिए, पहली ये जो है, इसके लिए एक, अगर मैं उर्दू में लफ्ज लिखूं, नमूना अमल, नमूना अमल या एक रोल मॉडल, ठीक है, एक ऐसी शख्सियत होगी जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी। और यकीनन वो एक पूरा, यानी वो, अगर वो फैमिली है, अगर वो इंस्टीट्यूशन है, तो उसके अंदर एक माहौल है। वो माहौल पाकीज़गी का है, इखलाकियात का है, ईमानियात का है, मोहब्बत का है, खुलूस का है, खुदा खौफी का है, ठीक है। अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये एहसास कि रब्बे करीम हर वक्त मुझे देख रहा है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अल्लाह ताला की प्रेजेंस का एहसास है, उसके नतीजे में ये माहौल क्रिएट होगा। और ये माहौल यकीनन उसके पीछे कुछ लोग होंगे ना, कुछ रोल मॉडल्स होंगे, उसके पीछे एक लोग होंगे ना, उसके पीछे कुछ ऐसी शख्सियात होंगी जो प्रैक्टिसिंग, यानी अपने अमल से वो उसको पेश कर रही होंगी, तभी होगा ना ये। क्या ख्याल? 2 नंबर लोग नहीं चाहिए उसके लिए, बिल्कुल 1 नंबर आदमी चाहिए, बिल्कुल प्योर। उसके बाद रिलेशनशिप, इस इंसान के साथ अगर बॉन्डिंग या रिलेशनशिप नहीं है तो आप बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते। अगर आप जितने भी अच्छे इंसान हैं, अगर आप बच्चों के लिए पसंदीदा शख्सियत नहीं है, तो कम से कम आप वो इंसान नहीं है जो बच्चों की तरबियत कर सके। अम्मी जान और अब्बू जान बहुत नेक हैं, लेकिन बच्चे उनको पसंद नहीं करते। अगर बच्चों से पूछा जाए कि ये बताओ तुम्हारी वो पर्सनैलिटीज जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं तो वो कौन है, तो उसमें उनका नाम ना हो। ERDC में एक रिसर्च शेयर करूं आपसे, ERDC ने एक रिसर्च कंडक्ट की, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च थी, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और उसमें से एक क्वेश्चन, सिर्फ उसकी एनालिसिस में आपको बताऊं, एक सवाल उसमें ये था, ये रिसर्च हमने मुख्तलिफ एज के लड़कियों और लड़कों से की, बच्चों और बेटों और बेटियों से की। और ये जो डेटा रिट्रीव किया गया या जो डेटा कलेक्शन हुआ, वो ऐसा नहीं कि लोगों को फोटोकॉपी करा के फॉर्म्स दे दिए गए और भाई भर के दे देना, ऐसा नहीं किया, बल्कि बहुत ही एहतमाम के साथ वो डेटा लिया गया कि भाई जो फॉर्म्स एग्जीक्यूट हों वो ठीक हों, और उससे जो डेटा आए वो बहुत अच्छा प्योर डेटा आए। उसमें एक सवाल ये था, बच्चों से हमने ये पूछा, 13 साल से, 3 एज ब्रैकेट्स में हमने ये सवाल पूछा एक्चुअली, 10 साल से 14 साल के बच्चे, 13 साल और 14 साल से 17 साल के बच्चे, और 17 साल से 20 साल और 20 साल प्लस, इन एज ग्रुप से लड़के और लड़कियों, इनसे हमने ये पूछा कि ये बताओ कि ऐसी 5 शख्सियात का नाम बताओ जिन पे तुम आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, जिनसे तुम कुछ भी शेयर कर सकते हो, कुछ भी शेयर कर सकते हो और आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। तो इन बच्चों ने जो जवाब दिया उसमें 90% बच्चों ने
जो 5 नाम बताए उनमें अम्मी अब्बू का नाम किसी नंबर पर था। कम बच्चे थे जिन्होंने दोनों का नाम बताया और बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने नंबर 1 पर दोनों का नाम बताया। ठीक है, यह भी एक बहुत अहम डेटा है कि बच्चे नाम बता रहे हैं और 5 नामों में ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने 5 नाम बताए, उसमें अम्मी अब्बू का नाम नहीं है। यानी ये बच्ची 5 ऐसे नाम बता रही है जिस पे आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकती है और कुछ भी शेयर कर सकती है, और उन 5 नामों में अम्मी नहीं है, अब्बू नहीं है। माशाल्लाह, सोचें, और जबरदस्त बात है। आपको क्या ख्याल है, यहां पर ये परसेंटेज कम हुई होगी, बड़ी होगी? कम। और यहां पर ऐसी खतरनाक डेटा है ये कि होश उड़ा दे आपके। और ये रिसर्च भी 4 साल 3 साल पुरानी रिसर्च है। इस वक्त तो ये अगर मैं फ्रेश इसकी स्टडी करूं तो और भी बुरा हाल होगा। तो जब हम यहां पर आए तो ये 65% हो गया, जब हम यहां पर आए तो और कम हो गया। ये तकरीबन अप्रोक्सीमेट फिगर्स दे रहा हूं, जब हम यहां पर आए तो और कम हो गया, लेस देन 25%। आप इमेजिन करेंगे कि एक बच्ची जो 16 साल की है या 17 साल की है, वो 5 नाम बता रही है और उन 5 नामों में ना अम्मी है ना अब्बू है। कैन यू इमेजिन? फ्रेंड्स को किया है, कजन्स को किया है। और अगर आप फ्रेंड की डिटेल पूछें तो ये फ्रेंड कौन है, आपको पता है? बहुत से बच्चों ने एक ऐसे इंसान को फ्रेंड कहा है, पूछा ये फ्रेंड कौन है, ये मेरा फेसबुक फ्रेंड है। क्या आपने इसको कभी देखा है? नहीं, कभी देखा नहीं है। आप बच्चों से एक क्वेश्चन करें, चले मैं आपको रिसर्च का एक टॉपिक देता हूं, आज आप शुरू कर दें इस पे काम। आप बच्चों से सिर्फ एक क्वेश्चन करें और उस पे खोज लगाना और उनको कोई जुर्म साबित करना, इसके पीछे ये वाला इंटेंशन नहीं हो। सिर्फ एक क्वेश्चन करो, ये बताओ अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा पर्सनल स्टफ किसके साथ शेयर किया है। नाम नहीं बताओ, सिर्फ ये बताओ कि मतलब मैं कैटेगरीज बताता हूं। पेरेंट्स, सिबलिंग्स, टीचर, और एक चीज जिसे मैं कह रहा हूं कि फ्रेंड सीन। पांच कैटेगरीज लिखी है मैंने। क्या लिखी है मैंने? 5वीं कैटेगरी क्या है? अनसीन फ्रेंड। पेरेंट्स, सिबलिंग्स, टीचर, फ्रेंड, अनसीन फ्रेंड। अनसीन फ्रेंड एक नई कैटेगरी है जो कि अब आई है, पहले नहीं थी। मैंने आपको बताया था वो दोस्ती का मतलब कैसे सिविलाइजेशन ने चेंज किया। पहले ये बिल्कुल अनइमेजिनेबल बात थी कि तुम्हारे 1700 दोस्त होंगे या 1200 दोस्त होंगे और उनमें से तुमने सिवाय 20 के किसी को देखा ही नहीं होगा, अपनी लाइफ में कभी नहीं देखोगे, और अपनी जिंदगी का सबसे पर्सनल स्टफ उससे शेयर करोगे। ये बात समझ आ रही है? यस सर, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो लैक ऑफ ट्रस्ट है। लैक ऑफ ट्रस्ट। बच्चा आके ट्रस्ट के साथ इनमें से किसी के साथ भी बात शेयर करने की कोशिश करता है तो उसका जो रीबाउंड इफेक्ट आता है उसकी तरफ से, वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। सही बात, सही बात, जबरदस्त। हाँ, बहुत खूब। अच्छा, ये बहुत अहम बात। देखिए, मैं एक और चीज यहाँ पे इसी पॉइंट पे मैं शेयर कर दूं। मैं 2 लफ्ज और दूंगा आपको। आप देखिए, ये जो मॉडर्निटी के पैराडाइम में और इस्लाम के पैराडाइम में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस इसी पॉइंट पर मैं आपको शेयर करूं। इसके अंदर जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का जो प्री रेक्विजिट है वो है डिस्टेंस। मेरी और आपकी नेटवर्किंग सिर्फ उस वक्त होगी जब आप दूसरे कमरे में जाएंगे, इस बिल्डिंग से बाहर होंगे। अगर मैं और आप आमने सामने हैं तो हमारी नेटवर्किंग नहीं है। एक्चुअली
और इसके लिए जो वर्ड है ना, कुर्ब, इंटीमेसी, क्लोजनेस, जैसे इस्लाम में छुपी दोस्ती के खिलाफ है, तो पता नहीं फेसबुक में कितना कह सकते हैं छुपी दोस्ती होती है, इसको बुला देंगे छुपी दोस्ती। देखिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं दोस्ती का। आने वाली क्लास में एक और चीज भी मैं शेयर करूंगा, जो द करिकुलम गैप्स, एक डॉक्यूमेंट में शेयर, डॉक्यूमेंट क्या, मैं एक स्लाइड शेयर करूंगा, वो हैवी होगी, मैं उसके लिए अभी सिर्फ बैकग्राउंड सेट कर रहा हूं, जो मैं ये सारी बातें कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं ताकि आगे एक बड़ी बात इंशाल्लाह हो सके कि फ्रेंडशिप का क्राइटेरिया क्या है। फ्रेंडशिप का क्राइटेरिया वो हदीस है जिसमें फरमाया गया, जिसका मफहूम ये है कि मोमिन मोमिन का आईना है, और तुम एक दूसरे का आईना जब बनोगे ना, जब सामने आओगे, मेरा दोस्त मुझे देख के बताएगा, सलमान ये तुम किस हुलिये में बाहर आ गए, ये तुमने क्या अपना हाल बनाया हुआ है, तुम्हारी सेहत कैसी हो रही है, तुम्हारा यानी जो आईना कैसे बनेगा जब एक दूसरे को देखेगा। या आर यू ऑनलाइन में हम एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे की एक प्रोजेक्टेड इमेज से मिलते हैं? प्रोजेक्टेड इमेजेस एक दूसरे से मिलते हैं, इंसान नहीं मिलते, रियल टाइम इंटरैक्शन नहीं होता। तो वो एक बिल्कुल अलग चीज है, उससे जो काम लेना है वो लीजिए, उसको यूज कीजिए। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ना, इस वक्त पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मिल नहीं रहे, एसएमएस कर रहे हैं, आपको पता है वो? चलो ठीक है, एसएमएस ही कर रहा हूं। It's true because मैं तो अपने कमरे में हूँ, वो तो उसके कमरे में, तो मुझे खाना देना, फिर मैं बेड पे आ जाऊँ, खाना तैयार है। It's like that. It is being practiced like that. चलें तो ठीक है, हम यहाँ पे पॉज करते हैं, लेकिन अगली क्लास में इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।